नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चर्चा में और मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। आज चर्चा में हम बात करेंगे मेक इन इंडिया की। 2014 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया का नारा दिया। सितंबर 2014 में औपचारिक रूप से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तब से लेकर अब तक लगभग 1.5 साल का वक्त हो चुका है मेक इन इंडिया कार्यक्रम को शुरू हुए, और वर्तमान में मुंबई में एक बड़ा कार्यक्रम पूरे सप्ताह के लिए आयोजित किया जा रहा है मेक इन इंडिया को लेकर, जहां पर देश विदेश के तमाम बड़ी हस्तियां मौजूद हैं। कोशिश है मेक इन इंडिया को नए आयाम तक पहुंचाने की, लेकिन इस 1.5 साल में क्या कुछ चुनौतियां रही हैं मेक इन इंडिया के सामने, कैसा रहा है प्रदर्शन, और क्या जो अनुभव रहे हैं खट्टे मीठे उससे क्या कुछ सीख के हम आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में मेक इन इंडिया को और बेहतर तरीके से लागू करें, क्योंकि उम्मीद यही है कि आने वाले समय में हिंदुस्तान दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके। इस मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे परिचय कराते हैं। मेरे दाईं ओर मौजूद हैं डॉक्टर आर के पाणिग्रहण साहब, आप डायरेक्टर हैं एमएसएमई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का। बहुत स्वागत है सर। छोटे और मझोले उद्योगों को लेकर जो योगदान रहता है उसकी विस्तार से आपसे समझेंगे। इसके अलावा दूसरे खास मेहमान हमारे साथ डॉक्टर रंजीत मेहता हैं, आप डायरेक्टर हैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, और इंडस्ट्री का क्या कुछ रोल है मेक इन इंडिया में बहुत महत्वपूर्ण, उसके बारे में विस्तार से आपसे जानेंगे। सर आपका बहुत स्वागत है। तीसरे खास मेहमान हमारे साथ अजय सहाय जी हैं, डीजी फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट के हैं, और एक्सपोर्ट किस तरीके से हिंदुस्तान का बढ़े उस पर क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं उस बारे में विस्तार से उनसे समझेंगे। इसके अलावा खास मेहमान राजू मोजा साहब हैं, आप फाउंडर हैं और सीईओ हैं TradeBusiness.com के, एक तरीके से खुद का स्टार्टअप शुरू करके, क्योंकि उसको लेके भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश मेक इन इंडिया में बनती नजर आ रही है। उनसे भी जानेंगे उनके अनुभव, आने वाले समय में क्या बेहतर चीज़ें लागू होनी चाहिए इस दिशा में भी बात करेंगे। और ख़ास मेहमान हमारे साथ में डॉक्टर गौरव बल्लभ साहब भी हैं, जो कि आर्थिक विश्लेषक हैं और पैनी नज़र रखते हैं आर्थिक मोर्चों की तमाम खबरों पर। तो एक 1.5 साल के सफ़र में किस प्रकार से मेक इन इंडिया ने प्रदर्शन किया है, इस पर विस्तार से हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। तमाम जो ऑडियंस है उनसे भी हम सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले डालते हैं नज़र इस रिपोर्ट पे कि आखिर अभी तक मेक इन इंडिया कार्यक्रम में क्या क्या चीज़ें रही हैं, इस प्रदर्शन में क्या क्या चीज़ें देखने को मिली हैं, और आने वाले समय में किन चुनौतियों से उबरने की कोशिश होगी। इस रिपोर्ट पर नज़र डालिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी। ये कार्यक्रम अपने अभी तक के सफर में कामयाबियों के नए कीर्तिमान बनाता नजर आ रहा है। इस अभियान को नए आयाम तक ले जाने के लिए मोदी सरकार 13 फरवरी से मुंबई में एक सप्ताह का मेक इन इंडिया वीक आयोजित कर रही है, जिसका मकसद दुनिया को भारत की ताकत से रूबरू कराना है। मुंबई में होने वाले इस कार्यक्रम में 2 दर्जन से ज्यादा देशों के ट्रेड और इंडस्ट्री मिनिस्टर्स शिरकत करेंगे, तो करीब 65 देशों के हजारों प्रतिनिधि भी मुंबई आ रहे हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से ही मोदी सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं, जिसका मकसद देश में व्यापार करने के माहौल को और ज्यादा सुगम बनाना है। देश में 2022 तक 100 मिलियन जॉब पैदा करने का लक्ष्य भी मोदी सरकार ने रखा है, तो छोटे मझोले उद्योगों से लेकर बड़े बड़े उद्योगों को लगाने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस की व्यवस्था भी की गई है। मेक इन इंडिया के असर का आकलन इसी बात से कर सकते हैं कि बीते 1 साल में देश में होने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI में करीब 48% का इजाफा हुआ है। इसके अलावा कई देशों ने अरबों खरबों रुपए के भारत के साथ करार भी किए हैं। सरकार ने मेक इन इंडिया की जमीन तैयार करने के लिए 25 ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है, जिसमें भारत वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। इसमें ऑटोमोबाइल, एविएशन से लेकर रेलवे और थर्मल पावर प्रोजेक्ट जैसे सेक्टर शामिल हैं। इस अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार युवाओं के प्रशिक्षण पर भी खासा जोर दे रही है। मोदी सरकार का लक्ष्य है कि 2020 तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के GDP में योगदान को 25% तक बढ़ाया जाए। निवेश की सीमा और नियंत्रण को आसान बनाने के साथ ही भारत सरकार ने रक्षा, निर्माण और रेलवे को और ज्यादा उदार बनाया है और FDI की सीमा को भी बढ़ाया गया है। लेकिन मेक इन इंडिया के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। दुनिया में छाई आर्थिक सुस्ती का असर भारत के इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम पर भी पड़ सकता है, जबकि देश में स्किल्ड लेबर की कमी भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। लेकिन दुनिया की उत्पाद जरूरतें पूरी करने का मोदी सरकार के रोड मैप को पूरी दुनिया में सराहना मिल रही है, जो उम्मीद बंधाती है कि आने वाले दिनों में मेक इन इंडिया का सफर नई ऊंचाइयों को छुएगा, और इस सफर में मुंबई में आयोजित हो रहे मेक इन इंडिया वीक जैसे कार्यक्रम बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक लंबे सफर के बीच में तमाम उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, लेकिन आगे का सफर किस प्रकार से तय होगा, इसी मुद्दे पे विस्तार से बात करने के लिए पाणिग्रहण जी, आपको लगता है कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के लिहाज से बात करें, जो MSME सेक्टर्स हैं उनका सबसे ज़्यादा योगदान देखने को मिलता है, आपको लगता है कि इस दिशा में अभी तक किस प्रकार का एक उत्साह देखने को मिला है और किस प्रकार से चीज़ें अभी तक हुई हैं मेक इन इंडिया के तहत? आपको अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं जी, कि जब उद्योग लगाने के लिए लोग आगे बढ़ते थे
उनको थोड़ा बहुत तकलीफ़ होता था जो एंटरप्रेन्योर्स मेमोरेंडम पार्ट 1 और 2 फिलअप करने के लिए, या पार्ट 2 जब फिलअप होता था उनको पेपर प्रोसेस करने में काफ़ी तकलीफ़ होता था। एमएसएमई मिनिस्ट्री एक पहल लेके आया जिसमें उद्योग आधार बनाया गया। अब उद्योग आधार इतना सिंप्लीफाई कर दिया गया है कि आप अपने कंप्यूटर में बैठ के अपना आधार नंबर दे के, एड्रेस दे के, थोड़ा सा बैंक डिटेल दे के आप अपना रजिस्ट्रेशन खुद करा सकते हैं जी। तो वो जो ईज ऑफ बिजनेस का जो एक्टिविटी शुरू हुआ है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो शुरू कराए हैं जी, ये एक पहला पहल है जिसमें रजिस्ट्रेशन इजी कर दिया गया है। और रजिस्ट्रेशन इजी होने के नाते गवर्नमेंट का जो भी सुविधा मिलना है इंडस्ट्री को वो मिलने जा रहा है और वो बेनिफिट भी लेने लगे हैं। ये 2 से 3 मिनट का होता है। हमारे सारे फील्ड ऑफिसेस और दिल्ली में जो ऑफिस स्थित है उसमें भी हमने इसका कैंप लगाए हुए थे। उस कैंप में भी हमने काफ़ी लोगों को मदद कराए हैं। वो लोग जिसका प्रॉब्लम होता है रजिस्ट्रेशन के या कर नहीं पाते हैं किसी कारण, उनको भी हमने बेनिफिट दिलाए जी। दूसरा है कि इंडस्ट्री लगाने का जो चीज़ है वो खाली ट्रेनिंग दे के छोड़ देने का मतलब नहीं होता है। उसको आगे भी सपोर्ट कंटिन्यू करने की हैंड जरूरत होल्डिंग है। का बात आता है। हाँ। अब हैंड होल्डिंग के लिए मंत्रालय का बहुत सारी स्कीम्स है, वो भी हम अवेयरनेस के प्रोग्राम के थ्रू लोगों को मदद करते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और उसके अलावा हैंड होल्डिंग की जो बात कर रहे हैं कि उसको आगे तक ले जाने की दिशा में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। रंजीत जी, आपको लगता है कि 2022 तक 25% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन का एक लक्ष्य रखा गया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, इंडस्ट्री के लिहाज से आपको लगता है कि जो चीज़ें अभी तक पॉलिसी के लेवल पे की गई हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की जा रही हो और तमाम ट्रांसपेरेंसी चीज़ें लाई जा रही हो, आपको लगता है कि इससे एक बड़ा बूस्टअप मिला है बीते लगभग 1.5 साल में कम से कम मेक इन इंडिया के तहत? देखिए, मेक इन इंडिया जो है एक बहुत ही एम्बिशियस मिशन है जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया लास्ट ईयर, बिफोर लास्ट ईयर। तो इसमें सबसे जो बड़ी बात है, आपने ठीक कहा कि बाई 2022 तक जो है 25% जो है वो जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग साइड का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। उसके साथ साथ जो ये भी है कि उसमें करीब 100 मिलियन जॉब्स जो है बाई 2022 उस पर क्रिएट हम करेंगे मेक इन इंडिया के थ्रू, एक्स्ट्रा जॉब्स, जो कि करीब 10 करोड़ जो है एक्स्ट्रा जॉब जो है गवर्नमेंट क्रिएट करेगी। अब ये जो प्रोग्राम है एक बहुत ही एम्बिशियस है। अब इसमें 2 चीज़ें आती हैं। पहली बात तो यह है कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ डूइंग बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रही हैं, जैसे कि अभी पानीग्राही साहब ने बताया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसमें हमारे पिछले 1 साल में करीब इंडिया ने कुछ प्रोग्रेस भी करी है। 134 से हम करीब 130 में आए हैं। वर्ल्ड बैंक हमारी की बहुत रैंकिंग सुधरी है, विश्व स्तर सुधरी है कुछ स्तर तक, और जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि जो है उसको 50 तक जो है हम जल्दी ही इसको लाएंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि होगी। सबसे बड़ा जो चैलेंज हमारे पास है आज की डेट में वो है हमारी करीब 65% जो हमारी आबादी है वो है बिलो 35 ईयर्स ऑफ एज है, और करीब हर साल करीब 12 मिलियन जो वर्क फोर्स है, यंग वर्क फोर्स हर साल जो है जुड़ेगी इस पे। तो इसको देखते हुए अब जो मेक इन इंडिया के साथ, जो मेक इन इंडिया अपने आप में एक मिशन है, और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट ने इसके साथ साथ जो है आपके स्किल इंडिया, जो स्किलिंग का एक वो किया है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, जब जॉब क्रिएट होंगी तो हमें स्किल सेट्स चाहिए, स्किल सेट्स चाहिए, तो इसका भी गवर्नमेंट के पास फोकस है। और तीसरा जो अभी जो है एक गवर्नमेंट ने, क्योंकि अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग हम कह रहे हैं आइए और इंडिया में आप मैन्युफैक्चर कीजिए, जो इंडिया में अगर मैन्युफैक्चरिंग करना है तो हमें इसमें स्टेट का बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे जो भी इंडस्ट्रीज लगेंगी वो हमारे किसी न किसी स्टेट में लगेगी। जो अब ये देखिए कि इसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण जो योजनाएं गवर्नमेंट की चल रही हैं। अगर मैं कहूँ कि 175 गीगावाट सोलर से गवर्नमेंट का मिशन है कि हम 2022 तक रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करेंगे, ठीक है, जिसमें रूफटॉप सोलर है, उसमें जो है स्टार्टअप्स के लिए बहुत कुछ है। तो सवाल ये है कि अब उन स्टार्टअप से, अगर हम स्टार्टअप की बात करें तो स्टार्टअप के लिए क्या हमारा स्टेट भी उसी हिसाब से एनकरेज्ड है जिस हिसाब से जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो जाहिर सी बात है सेंटर और स्टेट को मिलके करना चाहिए। जो काम करने की जरूरत है उस पे स्टेट का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। स्टेट का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक कदम और आगे बोलूंगा
मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेक इन इंडिया हिंदुस्तान ने बनाया है तो ऐसी हर स्टेट भी उसमें, जैसे मेक इन महाराष्ट्र है, मेक इन उत्तर प्रदेश है, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा राज्यों के बीच में देखने को मिलनी चाहिए, केंद्र सरकार लगातार कहती रही है। अजय साहे जी हमारे साथ डीजी हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के। एक्सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो एक बड़ी समस्या, जो लोग चूंकि आप इससे ज़्यादा बेहतर समझते हैं, हमारे प्रोडक्ट की जो क्वालिटीज़ होती है उसको लेके कई बार सवाल उठता है। जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट की बात प्रधानमंत्री मोदी लगातार लंबे समय से कहते आ रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे हमारे प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी की जो बात है वो एक बड़ी चुनौती बना हुआ। आपको लगता है कि इस दिशा में भी बहुत कुछ चीज़ें अब मेक इन इंडिया के बाद में ध्यान दी जा रही हैं, ऐसे प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं जो क्वालिटी प्रोडक्ट हैं जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा हो रही है ग्लोबली? देखिए, अब आज की डेट में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो कि आप एक्सपोर्ट मार्केट के लिए बनाते हैं या डोमेस्टिक के लिए बनाते हैं। आज की डेट में इंडियन कंज्यूमर भी बहुत क्वालिटी कॉन्शियस हो गया है। आपके टैरिफ नीचे आ गए हैं, इंपोर्ट्स पूरा ओपन हो चुका है, तो अगर आपको डोमेस्टिक मार्केट में सर्वाइव करना है तो आपको क्वालिटी पैरामीटर्स अडॉप्ट करने होंगे। ठीक है, बहुत अच्छा कदम इधर कुछ दिन से ये लिया गया है कि हमने एक स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करने की बात की है। हमने इंडस्ट्री पे इम्प्रेस किया कि स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करें, नेशनल स्टैंडर्ड बॉडीज़ की बात की है, हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करना चाहते हैं। जहाँ तक मेक इन इंडिया की बात है, मेक इन इंडिया को हम एक आइसोलेशन में एक मिशन को तरह नहीं देखते। मेक इन इंडिया के कई कंपोनेंट है, डिजिटल इंडिया उसका कंपोनेंट है, स्किल इंडिया उसका कंपोनेंट है, उसका कंपोनेंट स्टार्टअप इंडिया है, और ये सब मिलके एक मेक इन इंडिया बना रहे हैं। मेक इन इंडिया बनाने का देखिए सबसे बड़ा जो प्रयास है वो है इंडिया में एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना है। एनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉरेन कंपनीज को इंडिया में लाने के लिए भी और इंडियन कंपनीज को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए। पिछले कुछ साल में हमने देखा है जो इंडियन इंडस्ट्री है वो चाइना में, अफ्रीका में जाके इन्वेस्टमेंट कर रही है। वो अपनी कंट्री में क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, उसकी क्या प्रॉब्लम है जिनको एड्रेस नहीं किया जा रहा है। यहाँ एक बहुत बड़ा इशू जो है वो आया था एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ वर्कर्स का, एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ जो हमारे इंजीनियरिंग मैनेजमेंट ग्रेजुएट निकल रहे हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी का इशू है। तो स्किल का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, तो आपके वर्कर स्किल्ड होना चाहिए। चाइना, कोरिया में 50% से ज़्यादा वर्कर जो है उनको कांस्टेंट स्किलिंग अप किया जाता है। हमारे पास के आसपास हमारे पास जो इनफॉर्मल सेक्टर्स में जो है उनमें से 16% को ट्रेन किया जाता है। तो मैं मेक इन इंडिया को एक तो मैं बहुत जल्दी इसके रिजल्ट नहीं देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि इस प्रोग्राम को हमें 3 साल बाद इवेलुएट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म विजन के साथ जो शुरू किया गया, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन भी होना चाहिए। गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिए वो राइट ट्रैक पे हैं, उनको ग्राउंड पे आने में और देखने में हमें टाइम लगेगा। एक चीज़ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसके पास भी बहुत ऑप्शन है, बहुत से कंट्रीज जो हैं वो भी बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हैं। हमारा प्लस पॉइंट क्या है कि हमारे पास बहुत बड़ी मार्केट है, उसको हमें एनकैश कराना है। लेकिन वो एनकैश तभी होगी जब आप एनेबलिंग एनवायरनमेंट दें, उसको एक स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिसी दें। तो जो मेक इन इंडिया में जो डिफरेंट इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है, हम उस तरह का एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट मेरे को लगता है कंट्री में क्रिएट हो रहा है। उसका रिजल्ट हमें 2 से 3 साल के बीच में देखने को मिलेगा। एक जल्दी से छोटा सा जवाब आपसे और चाहेंगे कि जो कोशिश मेक इन इंडिया के तहत है फॉरेन इन्वेस्टर के साथ में कि साहब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ हमारे देश में आई, आपको लगता है कि इस प्रकार की कोशिश से भी स्किल इंडिया को और थोड़ा फायदा होगा? देखिए, जब भी FDI से साथ टेक्नोलॉजी लाते हैं तो बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। एक तो आपका जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो पूरा अपग्रेड हो जाता है, ठीक है, आपकी जो है जो वेस्टेज कम हो जाता है। और जब आप FDI टेक्नोलॉजी के थ्रू लाते हैं तो आप एक मार्केट भी आपको मिल जाता है। अगर आप चाइना से आज जब टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, कोई फॉरेन कंपनी आपके इन्वेस्ट कर रही है तो चाइना में आपको मार्केट भी हो जाता है। हमने देखा है कि चाइना ने FDI अट्रैक्ट करके अपना पूरा एक्सपोर्ट बेस किया हुआ है। तो इंडिया भी डेफिनेटली कर सकता है, और मेरे को लगता है जो अभी तक इनिशिएटिव ले गए वो राइटफुल डायरेक्शन में, बट स्टिल वी हैव टू वॉक अ लॉन्ग वे। बिल्कुल, एक लंबा सफर तय करना बाकी, लेकिन अभी तक के सफर में किस तरह से चीजें हुई और कैसे लोगों को उत्साहित किया, इस मुद्दे पे हमारे साथ में राजू मोजा साहब हैं, फाउंडर एंड CEO TradeBusiness.com के। क्योंकि आपने खुद से अपना एक स्टार्टअप एक तरीके से लिया, आपको लगता है कि जिस प्रकार की कोशिश खुद खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं माहौल बनाने की, देश में विदेश में जाके कैंपेन करना, इस बात को बताना रखना कि साहब आइए और क्यों आइए, आपको लगता है कि ये जो एक तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माहौल है, रेड कारपेट जगह बिछाने की जो बात की जा रही है, रेड टेपिज्म की लिहाज से, उन सब चीज़ों का जो डिफरेंस एक तरीके से पूरा इकोसिस्टम में बना के दिया गया, इसने कम से कम एक बड़े स्तर पे मदद किया? उसके देखिए मेक इन इंडिया के 2 कंपोनेंट, एक तो मार्केटिंग कंपोनेंट है। आपने मार्केटिंग कर दी कि भैया मेक इन इंडिया, उससे आप अट्रैक्ट कर रहे हैं कि इन्वेस्टर्स को या मैन्युफैक्चरर्स को, तो वो एक एस्पेक्ट हो गया उसका कि आपने एक प्रोडक्ट बनाया, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट, उसको आपने मार्केट किया। दूसरा इसको है कि आप प्रोडक्ट को बनाना है, ठीक है। प्रोडक्ट को बनाने के लिए जैसे साहे साहब ने बोला
कि एनेबलिंग एनवायरनमेंट चाहिए। उस एनेबलिंग एनवायरनमेंट में सिर्फ क्योंकि जो जैसे एक जो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, उसको हमेशा एक लार्ज स्केल स्टेट के साथ MOU नहीं करना है, उसको छोटे छोटे जो स्टेट्स हैं जैसे हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल ऑफिसर से बात करनी है, ठीक है। लेकिन वो जो सेंसिटाइजेशन है वो अभी उस लेवल तक आई नहीं है, ठीक है। उसमें फिर लार्ज स्केल लेबर रिफॉर्म्स की बात है, उसमें टैक्सेशन की बात आती है। मतलब जो मार्केटिंग बहुत अच्छी हुई है मेक इन इंडिया की, धीरे धीरे इससे इफेक्ट भी देखा जा रहा है, क्योंकि जो भी नए जो आ रहे हैं वो उसी के तहत आ रहे हैं। लेकिन अब इसको और एक्स्ट्रा कैसे फास्ट किया जा सकता है, जैसे साहिब साहब ने बोला कि इवैल्यूएशन अभी इट्स टू अर्ली टू इवैल्यूएट, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि जो स्टेट्स की कॉरपोरेशन है, स्टेट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशंस है, स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल ऑफिसर होते हैं, लेबर ऑफिसर्स हैं, उनको एक एंटरप्रेन्योर है फैक्ट्री लगाने के लिए, आज की डेट में मैं 10 एंटरप्रेन्योर से मिलता, कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है, कोई कुछ बनाना चाहता है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मैं अब बस इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि उसको वो डर लगा रहता है कि एक मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक डिफिकल्ट टास्क है, मतलब इसमें बहुत सारे लीगल कंप्लायंसेस है, लीगल ऑब्लिगेशन, वो एक माइंडसेट वो तभी खत्म होगा जब आप उसको एनेबलिंग एनवायरनमेंट। तो आपको लगता है कि प्रोएक्टिव रोल निभाने की ज्यादा जरूरत कम से कम स्टेट गवर्नमेंट्स को, क्योंकि जिस तरीके से पॉलिसी सेंटर से बन रही है उसको एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी तो स्टेट्स की। राइट, एब्सोल्युटली। जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर, देखिए मैं बताता हूँ, रुद्रपुर में आपने एक टूथपेस्ट की फैक्ट्री डालनी है, ठीक है, उससे आपको सेंटर के साथ कुछ नहीं करना है, सब उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ करना है, ठीक है। टैक्सेस जो है, तभी वो कहते हैं कि लिंकेज, उसकी एक लिंकेज है कि बैंक की लिंकेजेस है और टैक्स के लिए, बाकी सब तो स्टेट के साथ है। तो जो स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। गौरव, आपको लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए जिस प्रकार से तमाम कोशिशें केंद्र की ओर से की जा रही हैं, राज्यों को और क्या कुछ रोल करने पड़ेंगे? और आपको लगता है कि अभी 1.5 साल के इस लगभग सफर में क्या क्या ऐसे अनुभव हैं जो बताते हैं कि साहब इन चीज़ों को हम एड ऑन कर सकते हैं या इनको थोड़ा सा रेस्ट दे सकते हैं? देखिए, मेक इन इंडिया के बारे में ये एज ए स्कीम, ये एक बढ़िया स्कीम है, क्योंकि पहले क्या था कि हमारा GDP बढ़ता था पर एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ता था, क्योंकि सॉफ्ट सर्विस इंडस्ट्री मेजर कंट्रीब्यूटरी होता था, ये इसमें कोई दो राय नहीं। पर मेरा ये मानना है कि मेक इन इंडिया से पहले वो चीज़ें इन्वेंट इन इंडिया होनी चाहिए। मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आईफोन है, आज चाइना में बनता है, अमेरिकन कंपनी है। आईफोन में एक अनुमान के मुताबिक चाइना में सिर्फ $10 की वैल्यू एडिशन होती है चाइनीज इकोनॉमी में, $250 की वैल्यू एडिशन अमेरिकन इकोनॉमी में होती है आज भी, जबकि बन कहाँ रहा वो चाइना। ठीक है, क्या हम उस मॉडल की तरफ जा रहे हैं? मेरा मानना है कि हमें अगर GDP को स्ट्रेंथन करना है, मैन्युफैक्चरिंग, इस मॉडल में लेबर, आपको एम्प्लॉयमेंट तो स्ट्रेंथन हो गया, शायद इसीलिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जो बात है, शायद इसीलिए उसका वो डबल बेनिफिट मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट तो स्ट्रेंथन हुआ, पर GDP में कंट्रीब्यूशन उतना स्ट्रेंथन नहीं हुआ। उसका एक छोटा सा आंकड़ा देता हूं। पिछले 15 साल का ऑन एन एवरेज हमारी इनोवेशन या हमारी R&D पे इस खर्चा है लगभग 0.9%। UK US लगभग 4% ऑफ GDP R&D पे खर्चा करता है। तो अगर हमें वास्तव में मेक इन इंडिया के ट्रू बेनिफिट्स रिप आउट करने हैं, हमें वास्तव में वो खाने हैं, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट पे फोकस नहीं करना है, तो जो हाई एंड काम है वो यहाँ करने पड़ेंगे। एक और पॉइंट बताता हूँ, वो हाई एंड काम कौन करेगा? वो हाई एंड काम जब ही होंगे जब हमारी MSME जो है वो हाई एंड काम कर सके। क्योंकि आज देखो कि आज जो आईफोन चाइना में बनता है उसके कई प्रोडक्ट्स वो जापान और कोरिया से खरीद रहे हैं, तो 10% कंट्रीब्यूशन वहां भी जा रहा है, क्योंकि वो MSME सेक्टर वहां का स्ट्रेंथन हुआ है। लेकिन आपको लगता है कि शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी? मैंने आपको पहले ही डायरेक्शन तो सही जा रहा है। GDP में कंट्रीब्यूशन कब जब ही पूरा आ पाएगा जब इन्वेंट इन इंडिया एंड देन दैट इन्वेंशन यू मेक इन इंडिया। जी, कुछ जल्दी से आप अपना जवाब रखिए, फिर हमें एक ब्रेक पे जाना है। देखिए, चाइना का फोकस था लो कॉस्ट आर्बिट्रेशन, उन्होंने लो कॉस्ट लेबर थी, उसके बलस्पत उन्होंने उसको अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया। हमारे को भी एक ऐसा एक लार्जर विजन रखना चाहिए कि भाई हमारे को लार्जर विजन क्या है हमारा मैन्युफैक्चरिंग, जैसे ये इनोवेशन की बात कर रहे हैं या हमारे को मार्केट की बात कर रहे थे, तो वो जो लार्जर विजन है उसको भी एक अलाइंड होना चाहिए अलॉन्ग विद ऑल दोज थिंग जो एनेबलिंग एनवायरनमेंट वगैरह है। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है एक तरीके से एक बड़ी सोच के साथ में जिस कार्यक्रम मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई है उसमें बहुत से लॉन्ग टर्म गोल्स
गोल्स हैं, लेकिन कुछ शुरुआती नतीजे भी हमको चाहिए, जिस बात का जिक्र हमारे तमाम मेहमान कर रहे हैं। इस पर विस्तार से आगे बढ़ेंगे और जानेंगे हमारे साथ जो तमाम जो लोग मौजूद हैं, ऑडियंस मौजूद है, उनके क्या सवाल और सुझाव हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक के बाद विस्तार से इस बात पर और गहनता होगी कि आने वाले समय में किन और चीज़ों को जोड़ा जा सकता है मेक इन इंडिया में, जिससे आने वाले समय में और बेहतर नतीजे ज़मीन पर देखने को मिले। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हर दिन बदलती खबरें, हर पल बनती नई सुर्खियां, खबरों की रफ्तार के साथ हर दोपहर दुनिया की ताजा तस्वीर। दोपहर समाचार रोजाना 2 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। सुर्खियों की भीड़ में अहम खबरें, असल मुद्दे जो डालते हैं आपकी जिंदगी पर असर। दिन भर की हर बड़ी खबर का बेबाक विश्लेषण, सच, सटीक, संपूर्ण। न्यूज नाइट सोमवार से शुक्रवार रात 8 से 10 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर खबरें कुछ अच्छी भी हैं, खबरें जो बढ़ाएंगी हौसला और विश्वास, उम्मीद भरी खबरें जो लाएंगी मुस्कान। गुड न्यूज इंडिया। सुबह का सही आगाज ताजा खबरों के साथ, सुर्खियों के आईने से देश विदेश की सही तस्वीर और दिन के हर पहलू पर नजर। नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। सुर्खियों की भीड़ में अहम खबरें, असल मुद्दे जो डालते हैं आपकी जिंदगी पर असर। दिन भर की हर बड़ी खबर का बेबाक विश्लेषण, सच, सटीक, संपूर्ण। न्यूज नाइट सोमवार से शुक्रवार रात 8 से 10 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं चर्चा में और आज बात हम कर रहे हैं मेक इन इंडिया को लेकर। और अभी तक हमारे जो पैनलिस्ट उन्होंने बताया किस तरीके से लगभग 1.5 साल का सफर मेक इन इंडिया तय किया। लेकिन हमारे साथ जो ऑडियंस है उनके सवाल और सुझाव लेते हैं। जी, कौन पूछेगा सवाल? हाथ उठाइए जी, पूछिए सवाल। सर, हाउ कैन दिस प्रोजेक्ट कंट्रीब्यूट इन द डिफेंस सेक्टर ऑफ आवर नेशन? बिल्कुल, एक और सवाल। My question is to Raju sir. Sir, one hand the intoleration is growing in India. On another hand, we are just promoting the camping of Make in India. So don't you think that this intolerance also is one of the hurdle of this Make in India? बिल्कुल। रंजीत जी, पहले सवाल जो डिफेंस सेक्टर, क्योंकि हमने FDI में भी लिबरलाइजेशन काफ़ी कुछ किया, आपको लगता है कि वो एक ऐसा सेक्टर है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी उसमें हो रही है, बड़ा बूस्टअप दे सकता है? जी बिल्कुल। देखिए, मेक इन इंडिया में ये अभी प्रोविज़न किया गया है। पहले जो है डिफेंस सेक्टर में जो FDI थी वो 26% थी, अभी जो है उसको बढ़ा के 49% जो है कर दिया है। और दूसरी जो कई कंपनी जो है इंडिया में जिसमें आएंगे कि डिफेंस सेक्टर हमारा एक बहुत ही लार्ज सेक्टर है, उसमें जो है हम इंटरनेशनल कंपनीज को कह रहे हैं आप यहाँ के आके बनाइए। बोइंग वगैरह ये सब कंपनी जो हैं, जिसमें जब यहाँ पे आके बनाएंगे तो उसमें जो है एक टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफ़र होगा, जैसे जो बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए, क्योंकि इसमें जो हॉरिजॉन्टल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा कि जब यहाँ पे टेक्नोलॉजी आएगी उस टेक्नोलॉजी से हमारे लोग उसमें ट्रेन होंगे। जब हमारे लोग ट्रेन होंगे तो फर्दर वो डाउन द लाइन हमारे लोगों को ट्रेन करेंगे, जिससे एक चेन बनती जाएगी जिससे कि हम कल के दिन इस काबिल बनेंगे कि हम वो चीज़ें भविष्य में आने वाले टाइम में हम अपने ही देश में उनको मैन्युफैक्चर कर सकें। जी, कुछ और सवाल इधर से? मैं एक चीज़ में सप्लीमेंट करना चाहूँगा कि
इंडिया में जो डिफेंस का प्रोक्योरमेंट है अराउंड $25 बिलियन का है, और जो FDI पॉलिसी है उसमें 30% ऑफसेट क्लॉज है, जिसमें कि करीब 7.5 बिलियन जो है इंडिया से प्रोक्योर करना पड़ेगा। तो जैसे अभी आपने देखा था रेफल्स कंपनी इंडिया में आई थी, और कुछ अनुमान ये है कि रेफल को लगता है कि इंडिया में डिफेंस सेक्टर में उनको प्रवेश करना है, और उन्होंने बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ये अपनी बात कर रखी है कि उनकी डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए जो इस तरह का कैरिकुलम चाहिए वो कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, क्योंकि कल उनको अगर ऑफसेट कराना है इंडियन SMEs से तो उनके पास उस तरह के इंजीनियर्स अवेलेबल होने चाहिए जी। तो अगर इतना बड़ा $7-8 बिलियन का इकोनॉमी में आता है तो 50,000 करोड़ के एनवायरमेंट। कुछ और सवाल जल्दी से लेते हैं जी। सर, हाउ वी एट इनिशियल लेवल हाउ वी डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एज कम्पेयर टू चाइना, सो दिस विल बी अ क्रूशियल फैक्टर फॉर द मेकिंग इंडिया प्रोसेस। ठीक है। मेरा पानगढ़ी सर से क्वेश्चन है कि मुद्रा बैंक के आने से मेक इन इंडिया प्रोग्राम में कितना इम्पेटस आया है, और क्या हमारे MSME सेक्टर पे हमें ज़्यादा इम्पेटस देना चाहिए, फोकस करना चाहिए, या फिर बिग इंडस्ट्रीज फोकस करना चाहिए? ठीक, कुछ और सवाल जी का एक जी हाँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है सर, कितना बड़ा बदलाव आया है। क्वेश्चन को क्लब करके मैं बता रहा हूँ कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कम होगा। MSME मिनिस्ट्री में हम लोग एक वर्कआउट किए हैं जो जिसको हम बोलते हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में हम आपको बताते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किस लाइन पे जाने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका कम होगा। क्वालिटी एक चीज़ है, आपका एनर्जी कंजर्वेशन एक चीज़ है, टेकअप करके जो है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का एक चीज़ है। ये कंपोनेंट है दैट वी कॉल इट इज लीन मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। अगर कोई उसको प्रोसेस में उसी सिस्टम में जाता है, उसका देखा गया है, रिजल्ट्स भी है हमारे हाथ में, कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दे रिड्यूस देयर कॉस्ट, उनका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके और आपका जो क्वेश्चन था उसमें कैन यू रिपीट इट अगेन? मुद्रा बैंक के बारे में बात थी सर, जल्दी संक्षेप में कुछ और सवाल लेने हैं। मुद्रा बैंक का जो है डेफिनेटली डिफरेंस हुआ है। मुद्रा बैंक में जो प्रोसेस में डिले होता था दैट हैज बिकम वेरी इजी नाउ फॉर द MSME से। ठीक, कुछ और सवाल लेते हैं, जल्दी से पूछिए। स्वरोजगार हेतु तकनीकी सहायता और प्रशासनिक सहायता कहाँ से मिल सकती है? ठीक है स्वराज, और कोई सवाल? जी पूछिए। Sir, my concern about that Make in India is a top competition between India and China. So there is a lack of uniformity in law regarding the Make in India process for different kind of sectors we are attracting to in the global world. And second question is about पहले एक क्वेश्चन का जवाब ले लेते हैं। राजू जी, आपको लगता है कि जो स्वरोजगार की बात जो की गई एक तरीके से, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेके भी एक तरीके से माहौल देने की बात की जा रही है, आपको लगता है कि वो माहौल कितना मददगार और किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं? आप उसका उदाहरण है उस जो एक एंटरप्रेन्योर जो एक एनवायरनमेंट इकोसिस्टम है वो डेफिनेटली इंडिया में बड़ा है, स्पेशली जब से मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया है। लोग आज की डेट में आप स्टार्टअप के बारे में बात करते हैं, पहले भी इकोसिस्टम था इंडिया से, बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर, हमारे धीरू भाई अंबानी जी एंटरप्रेन्योर थे, तो एंटरप्रेन्योर निकले इंडिया से। लेकिन अगले लास्ट 5-6 अरसे से जो हब बने हैं, बैंगलोर बना है, दिल्ली बना है, ये हब बने हैं स्टार्टअप्स इकोसिस्टम के, लेकिन इसको एक्सपैंड करने की जरूरत है, कोची जाने की जरूरत है। इसको मतलब हर मेरा एक छोटा सा संक्षिप्त टिप्पणी है कि हमें beyond.com भी एंटरप्रेन्योरशिप वो है अपने आप। जी मैं आ रहा हूँ। तो वो जो है कि अब इसको फ्रॉम जो IT एनेबल्ड सिर्फ सर्विसेज का जो इकोसिस्टम बना है इसको एक्सपैंड करना, इसको एग्रीकल्चर में लेना पड़ेगा। एग्रीकल्चर में बहुत अपॉर्चुनिटीज है, स्टार्टअप्स में, मैन्युफैक्चरिंग में लेना पड़ेगा, सर्विसेज में लेना पड़ेगा। सो जो ये अनलीश एक एंटरप्रेन्योर एनर्जी हुई है, ये दूसरे सेक्टर्स में भी होनी चाहिए। बिल्कुल, और सेक्टर को जो बढ़ाने की जरूरत है। कुछ और सवाल इधर से? जी पूछिए। सर मेरा सवाल आप सबसे है कि हमारे देश में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जितने भी होनहार छात्र हैं, वो भारत में न रहकर वो पलायन कर रहे हैं दूसरे देश में। ये मेक इन इंडिया के लिए कैसा चैलेंज हो? क्योंकि मेरे पास जितने भी ताकतवर दिमाग हैं वो तो यहाँ रहना नहीं चाहते। हो सकता है कि वो पैसा का प्रॉब्लम हो, सब अमेरिका, जापान। ब्रेन ड्रेन का आप एक सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ब्रेन ड्रेन मैं कुछ और सवाल लेके फिर आता हूँ आपके पास में। सर ये लैंड एक्विजिशन बिल जो है सर, वो किस तरह से सर इसको सपोर्ट करेगा और कैसे बेहतर बनाएगा मेक इन इंडिया? ठीक है, कोई और सवाल, उसके बाद फिर जवाबों का सिलसिला। सो व्हाट इज द बेनिफिट टू मिडिल क्लास पीपल फ्रॉम मेक इन इंडिया? ठीक है, आप पूछना चाह रहे हैं? जी पूछिए। सर मेरा सवाल ये है कि जो फॉरेन कंपनीज होती है, फॉरेन कंट्रीज़ होती है, वो उनका इन्वेस्टर का एक सेंटिमेंट होता है, बट रिसेंटली जैसे GST बिल अटक गया है, LARR बिल अटका हुआ है, तो क्या हमारे प्रधानमंत्री जो इतना प्रचार कर रहे हैं मेक इन इंडिया का, ये एक निगेटिव इम्पैक्ट नहीं जा रहा है फॉरेन इन्वेस्टर्स को?
ठीक है गौरव जी, आप जो बात कहना चाह रहे हैं उसमें यही सारे जो समस्याएं, जो चुनौतियां बनी हुई हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बेहतर बनाने के लिए, जो रोल की आप जो बात कर रहे थे, आपको लगता है कि इन सब चीजों को एड्रेस करने की भी जरूरत है? मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा क्या है कि हम सर्विस इंडस्ट्री के ऊपर इतना फोकस रहे हैं पिछले 10 सालों में कि आज जब स्टार्टअप इंडिया की बात होती है वापस हमारा फोकस .com पे चले जाता है। लेकिन अब वो पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। हमें मेक इन इंडिया से .com के बियॉन्ड सोचना है। वो पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है। दूसरा हमारी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत अच्छी हुई है पिछले 1.5-2 सालों से, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री, पर हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर्मेट में अच्छी हुई है। जैसे पानीग्राही जी ने कहा कि अब वो वाला फॉर्मेट नहीं है, उसको सरल कर दिया, उसको ऑनलाइन कर दिया। पर जैसे आज मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मेरे को पेटेंट लेने में आज इंडिया में 6 साल लगते हैं ऑन एन एवरेज, वेरेज अमेरिका में या यूके में मैं 3 साल में पेटेंट ले लेता हूं। तो जब तक मैं पेटेंट नहीं लूंगा, कॉमर्शियल उस चीज का प्रोडक्शन नहीं करूंगा, तो मेरे 3 साल वहां लग गए। तो इन चीजों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अभी तक ग्राउंड पे दिख नहीं पा रही। जी संक्षेप में ये बोलना चाहूंगा, 2-3 सवाल हैं। जैसे एक लैंड एक्विजिशन पे है और दूसरा है कॉस्ट पे इन्होंने बोला, क्योंकि इंडिया में जो मैन्युफैक्चरर्स के लिए जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लैंड जो है सबसे बड़ा कॉस्ट है। तो लैंड एक्विजिशन बिल डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो है अभी अटका हुआ है, सभी को पता है। पर एट द सेम टाइम इसमें सभी पार्टीज को सोचना पड़ेगा, जीएसटी पे भी। इसमें सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है, सभी पार्टी को सोचना पड़ेगा। मैं दूसरी बात यहाँ पे कहना चाहूँगा, जो कई लोग इसमें से अगर स्टार्टअप अपना करना चाहते हैं, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस टाइम है, जैसे सोलर रूफटॉप, ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप। गवर्नमेंट का विजन है कि 40,000 जो मेगावाट बाई 2022 वो लोग प्रोड्यूस करेंगे सोलर एनर्जी। हर किसी घर में छत है, तो वो जो है आप सोलर रूफटॉप लगा के कोई भी आदमी उसे शुरू कर सकता है। कई तरीके का माहौल है जो माहौल है। बिल्कुल, कुछ और सवाल इधर जल्दी से लेते हैं। जी पूछिए। हेलो सर, माय नेम इज अनुज कुमार। आई जस्ट वांट टू आस्क के जैसे सर ने कहा कि हमारा मेन फोकस सर्विस सेक्टर पे रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ फ्रॉम द एजुकेशन पर्सपेक्टिव। हम लाखों की संख्या में ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंजीनियर प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट स्टिल अगर हमारा मेन कॉम्पिटिटर इज चाइना में बच्चा मोर स्किल्ड है, हमारे इंजीनियर्स चाह के भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में उतने स्ट्रांग नहीं है। वी आर वेरी मच लिमिटेड टू सॉफ्टवेयर कंपनीज। तो हमें एजुकेशन पर्सपेक्टिव से कुछ चेंजेस नहीं चाहिए मेक इन इंडिया की? ठीक है, मैं आ रहा हूँ जवाब के लिए। कुछ और सवाल जल्दी से लेता हूँ, फिर आते हैं। सर, मेक इन इंडिया का एस्पेक्ट है सर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। सर, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की जो इंक्रीज है सर, ये स्टेट्स में देखने को क्यों नहीं मिल रही आज की डेट में? सर, टैक्सेशन पॉलिसीज को क्यों नहीं सर इसके अकॉर्डिंगली मोल्ड किया जा रहा है? सर, बिजनेसमैन तभी इंकरेज होगा जब तक सर ये पॉलिसीज इंक्रीज नहीं होगी। जी अजय जी, आपको लगता है कि किस तरीके की जरूरत है इन सब इश्यूज को एड्रेस करने के लिए? देखिए, कई इश्यूज अभी रेज किए गए। एक बहुत बड़ा इशू आया है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने एक रिपोर्ट निकाली है अभी 1 साल के अंदर, उसमें आया कि इंडिया जो है सेकंड मोस्ट कॉम्पिटिटिव कंट्री इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सो फार कॉस्ट विद इन द फैक्ट्री है। हमारी कॉम्पिटिटिवनेस नहीं, बिकॉज हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट सबसे ज़्यादा है। आज की डेट में अगर हम एक कंटेनर को लुधियाना से JNPT पहुंचाते हैं तो उसकी कॉस्ट जो है करीब करीब $800 है। वो कंटेनर JNPT से यूरोपियन पोर्ट पे जाता है तो $150 पे जाता है। तो हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, उसमें बहुत बड़ा इशू एक इंफ्रास्ट्रक्चर का आता है। इसीलिए इस गवर्नमेंट ने बहुत से इनिशिएटिव लिए। हम दिल्ली मुंबई कॉरिडोर की बात की है, 4 अदर कॉरिडोर की बात की है, हम ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, हम नॉर्थ साउथ फ्रेट कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। तो इस चीज़ को लेके करना होगा। जहाँ तक आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात की है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इंडिया में जो जोन्स आए थे बेसिकली वो एज टैक्स हेवन्स आए थे। लोगों ने सोचा कि उनको टैक्स के बेनिफिट मिलेंगे, और जब मैट और DDT लग गया तो वो बेनिफिट खत्म हो गए। आई थिंक आज की डेट में हमें जो है SCZ जो है वो बड़े SCZ लाना चाहिए जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स को दूर कर सके। जैसे कि चाइना में SCZ है, 6 और 7 SCZs हैं जो कि उसके 40% सेकंड स्टेज ऑफ SCZ को लाने की जरूरत है। कुछ और सवाल जल्दी से लेते हैं। जी पूछिए। अब ये हम इंडस्ट्रीज जा रहे हैं मेक इन इंडिया में, क्या हम अपने वातावरण को भी देख रहे हैं इसमें कि वातावरण खराब होगा, पोल्यूशन बढ़ेगा? इसीलिए जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट की बात की जा रही है, इस पे भी आएंगे। जी कुछ और सवाल पूछिए। अच्छा, ये मेक इन इंडिया को प्रभावी पूर्ण बनाने के लिए जो निवेश किए जा रहे हैं, कि इनमें कौन से जो कंट्री हैं जो इसमें निवेश किया, अथवा कौन से क्षेत्र में विशेष रूप से, क्यों वहाँ विशेष रूप से क्या महाराष्ट्र को चुना गया है? उसमें क्या प्रभावपूर्ण क्षेत्र वही रहेगा कि अन्य भी कोई विशेष? नहीं, अन्य चीजें हैं, बस बात करते हैं अभी। मेक इन इंडिया के लिए सर सबसे बड़ा चैलेंज चाइना है, और युआन डिवैल्यूएशन के साथ हमारे प्रोडक्ट्स और हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। और तो इस सूरत में अभी हम क्या कर सकते हैं
इसको टैकल करने के लिए, क्योंकि हम तो रुपये डिवैल्यू कर नहीं सकते, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ कम हो जाएगा। तो इंडिया के पास अभी क्या पॉसिबल स्टेप्स है जो हम ले सकते हैं? जी मालिक राय जी, आपको लगता है कि कई बातों को लेके करके चाइना से सबसे ज़्यादा तुलना करके देखा जा रहा है, चाहे हमारे कोर्स सिस्टम की बात हो, स्किल्ड लोगों को पैदा करने की कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से बात हो, या जिस तरीके की पॉलिसीज़ जो अडॉप्ट की जाती है उस सबको लेके लगता है आपको कुछ एक नए चीज़ों को अब मेक इन इंडिया में जोड़ने का वक्त आ गया अब आने वाले समय में? मैं आपको एक उदाहरण स्वरूप एक चीज़ बताना चाहूँगा। हम अपने अंदर में कभी झांक के देखते नहीं हैं, हम चाइना चाइना करके उसका हाइप किए हैं। मैं आपको एक बहुत ब्राइट एग्जांपल देना चाहता हूँ। एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंडर में 18 टेक्नोलॉजी सेंटर्स, रिसोर्स सेंटर्स है, उसमें 13 टूल रूम्स है। भारतवर्ष में करीब 2200 प्लस CPSUs है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, उसमें से करीब 62 या 64 कुछ ऐसा है जो कि प्रॉफिट मेकिंग है। ठीक है, लेकिन ये 18 का 18 कंप्लीट प्रॉफिट मेकिंग है, 100% 200% प्रॉफिट मेकिंग है। आपको पता नहीं होगा शायद, भुवनेश्वर टूल रूम जो है, जहाँ पर हम कंपोनेंट बनाते हैं और उसको चंद्रायन में भी हम सप्लाई किए हुए हैं। ठीक है, जो कैपेबिलिटी हमारा अंदर में, जो हुनर हमारा अंदर में है, हम उसको डिसिमिनेट नहीं कर पा रहे। तो मोटी बात यही कि अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट को भी हमको देखना है और उसको लेके आगे बढ़ने की जरूरत है, हम आगे बढ़ सकते हैं। जी, कुछ और सवाल लेते हैं जल्दी से। जी पूछिए सर। मेक इन इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब एस्टेब्लिश करने की बात कर रहा है। इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो 4 है, कैपिटल, लैंड, लेबर, कैपिटल। लैंड के लिए लैंड एक्विजिशन एक्ट एक रोड़ा पैदा कर रहा है, लेबर लॉज ये कर रहे हैं, और कैपिटल की बात आए तो हाई एनपीएज है, और इक्विटी मार्केट जो इंडिया का है ये सबसे छोटा मार्केट है। तो इस इशू को, इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करना चाहिए कि एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने जो प्रॉस्परस हो? बड़ा पढ़ाई करके ये बताना चाहूँगा। मैं आता हूँ सवाल जवाब के लिए। जी पूछिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट ऑल शुड बी द मेन फोकस ऑफ द क्वालिटी, कि मैन्युफैक्चरर्स को क्या फोकस करना चाहिए सो दैट दे कैन सर्वाइव इन द रेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग? बिल्कुल जी सर, मेरा सवाल ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस डेवलप करने के लिए मेक इन इंडिया क्या करेगा, और जो हमारे अनस्किल्ड लेबर है, जैसा वेल्डर्स है, इलेक्ट्रिशियंस है, जो कि मतलब कंपनीज के नज़र में अनस्किल्ड है, तो हालांकि वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको स्किलफुल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? जी पूछिए अपना सवाल। So people talk about employment in India. So basically there's a term called redevelopment. If you must have heard of redevelopment. It's for societies based which are over 30 to 40 years and now they are going weak. One earthquake and everything is gone. In Mumbai the redevelopment has already started, but in Delhi it's not starting. There are some flaws which are going on, and I can suggest this particular topic can be there in Make in India to improve our country in a better state. बिल्कुल। तो किस तरीके से तमाम चीज़ें होंगी, इस पे जो सवाल तमाम निकल के आए, इस पे विस्तार से जानेंगे हमारे मेहमानों से इस अपने कार्यक्रम के अंतिम सेगमेंट में। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं कि ब्रेक के उस पार जो तमाम सवाल और सुझाव ऑडियंस की तरफ से निकल के आए उसका निदान क्या है और आने वाले समय में क्या कुछ बेहतर नतीजे हो सकते हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। सुर्खियों की भीड़ में अहम खबरें, असल मुद्दे जो डालते हैं आपकी जिंदगी पर असर, दिन भर की हर बड़ी खबर का बेबाक विश्लेषण, सच, सटीक, संपूर्ण। न्यूज नाइट, सोमवार से शुक्रवार रात 8 से 10 बजे, सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर खबरें कुछ अच्छी भी हैं, खबरें जो बढ़ाएंगी हौसला और विश्वास, उम्मीद भरी खबरें जो लाएंगी मुस्कान। गुड न्यूज इंडिया। हर दिन बदलती खबरें, हर पल बनती नई सुर्खियां,
खबरों की रफ्तार के साथ हर दोपहर दुनिया की ताजा तस्वीर। दोपहर समाचार रोजाना 2 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। सुर्खियों की भीड़ में अहम खबरें, असल मुद्दे जो डालते हैं आपकी जिंदगी पर असर। दिन भर की हर बड़ी खबर का बेबाक विश्लेषण, सच, सटीक, संपूर्ण। न्यूज नाइट सोमवार से शुक्रवार रात 8 से 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। सुबह का सही आगाज ताजा खबरों के साथ, सुर्खियों के आईने से देश विदेश की सही तस्वीर और दिन के हर पहलू पर नजर। नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। स्वागत है इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं चर्चा में, और आज बात मेक इन इंडिया की हो रही है। अभी तक के सफर और किस प्रकार की चुनौतियां रही हैं, न सिर्फ देश के तमाम अंदर की जगहों से बल्कि विदेशी मोर्चे पे भी क्या कुछ चुनौतियां हैं, उसके बारे में फाइनल कमेंट लेते हैं। गौरव, आपको लगता है कि अभी तक का जो सफर में जो तमाम चीजें निकल के आई चुनौतियां, उनसे अब आगे बढ़ने के लिए किन चीजों को जोड़ने की, सहेजने की जरूरत है मेक इन इंडिया में, कि कम से कम वो चीजें जो सवाल आप खड़े करें तो उसके नतीजे मिल सके? देखिए, मेरा ये मानना है कि मेक इन इंडिया एक अम्ब्रेला है और उस अम्ब्रेला के ये विभिन्न तार है। अब इन सब तारों को जोड़ के उसको स्ट्रेंथन करने की बारी है। अभी तक क्या है कि ये निश्चित रूप से लॉन्ग टर्म प्लान है गवर्नमेंट का। मेक इन इंडिया ये है नहीं कि इंजेक्शन लगाया और आपको आराम मिल गया। इसका निश्चित रूप से पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, पर मेरा ये मानना है कि एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक मॉडल क्या होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर बनाए, पैदा करे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उस पैदावार को एक फाइनल प्रोडक्ट में डाले, और सर्विस सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर को सर्विस प्रोवाइड करे। ये एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक मॉडल होता है। भारत में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। मेरा ये मानना है कि भारत की इकोनॉमी अगर वैश्विक रूप से हमें इकोनॉमिक पावर बनना है तो इसी इकोनॉमिक मॉडल से हम बन सकते हैं। मेक इन इंडिया इंपॉर्टेंट है, पर एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे मेक इन इंडिया से अलाइन किया जाए वो। और एक छोटी सी 25 सेकंड में बात कहूंगा, 25 सेकंड। एक प्राइवेट सेक्टर को भी अब सोचना चाहिए। मेक इन इंडिया सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेवारी नहीं है। एक बहुत अच्छा उदाहरण, अभी एक फेम कार्यक्रम चालू हुआ जिसमें ऑटोमोबाइल में जो इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने बनाया, महिंद्रा और 2-3 कंपनियों ने 20-20 करोड़ रुपए दिए, गवर्नमेंट ने भी दिए। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इनोवेशन कर रहे हैं। तो इट इज नॉट ओनली अबाउट द गवर्नमेंट हु शुड टेक क्रेडिट और डिस्क्रेडिट ऑफ मेक इन इंडिया। बिल्कुल, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को भी आगे आना। बिल्कुल, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिहाज से आपको राजू लगता है कि क्या कुछ इनोवेशंस, इनोवेटिव आइडियाज के साथ में, स्टार्टअप्स के साथ में बहुत ज्यादा बड़े सेक्टर्स, खासतौर से एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर्स का जिक्र कर रहे हैं, उसमें काम करने की जरूरत, तब जाके शायद वो जो उम्मीद की जा रही है वो चीज़ें निकल के आएंगी? वो ज़रूरी है, बट लार्जर क्वेश्चन है कि जो छोटे छोटे हर किसी मेक इन इंडिया के छोटे छोटे कंपोनेंट है, जैसे उन्होंने बोला लैंड है, कैपिटल है, इंडिया में एनपीएस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो एक एस्पेक्ट को नहीं लिया जा सकता है, आपको एनपीएस को भी टैकल करना पड़ेगा। आपका लैंड एक बहुत बड़ा इशू है। जैसे उद्योग विहार है आज की डेट में, वो एक रेंटल इकोनॉमी बन गई है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है, ठीक है। तो एक जो एससीजेड जो टैक्स मेंटालिटी है कि भाई एक एससीजेड रखा है तो टैक्स मिलेगा, उससे निकल के एक नया पैराडियम शिफ्ट लाना पड़ेगा। एक मेंटालिटी लानी पड़ेगी कि एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना दिया, भैया हमने आपको एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दे दिया, हम कोई टैक्स एग्जेम्पशन नहीं देंगे, आप वहां लेकिन इंडस्ट्री सेटअप कीजिए, किराए का दुकान नहीं कीजिए। तो ये छोटी छोटी चीजें करनी पड़ेगी। जो आप एग्जिस्टिंग मेंटालिटी है जो पुरानी है, उससे एक पैराडियम शिफ्ट लाना पड़ेगा। अजय जी, आपको लगता है कि एक तरीके से जो सोच लंबे समय से रही है कि जब टैक्स बेनिफिट मिलेंगे, जैसे एससीजेड का आपने जिक्र किया, इस प्रकार की जब चीजें होंगी तब जाके वहां पे एक यूनिट को लगाना है, आगे बढ़ना है, क्या इससे आगे निकल के सोचने के लिए ज्यादा जरूरत का एक वक्त आ गया जिसमें प्लेयर्स को बहुत बेहतर तरीके से सोचना होगा, क्योंकि उस मार्केट को अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो कुछ चीज़ों के साथ में आपको तमाम रोल अदा करने पड़ेंगे? देखिए, मैं जीएसटी का रिफॉर्म को इसी चीज़ को, टैक्स डिस्टॉर्शन को एड्रेस करने के हिसाब से देखता हूँ कि अगर जीएसटी आता है, सिंगल रेट ऑफ टैक्सेशन है और टैक्स एग्जेम्पशन आएगा,
तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट इंडस्ट्री को इससे होगा, क्योंकि टैक्स बेनिफिट शुरू में आपको हेल्प करता है, देन वो आपकी कॉस्ट में बिल्डअप हो जाता है, आपकी इनिफिशिएंसी बढ़ा देता है। तो अगर चाइना के साथ हम कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कई लोगों ने चाइना का इशू रेज किया है, बट ये भी ध्यान में रखिए कि चाइना जो है अभी तक नॉन मार्केट इकोनॉमी था, चाइना में कॉस्ट बढ़ रही है, वेजेस उनके बहुत बढ़ गए हैं, उनका जो इंटरेस्ट रेट है जो बैंक देते हैं इंडस्ट्री को वो 2% से 6% पे आ गया है। इंडस्ट्रीज जो कोस्टल एरिया में थी उनको वहाँ से हटा के अंदर भेजने की बात चल रही है। सोशल कंप्लायंस कॉस्ट इंडस्ट्री पे पास ऑन कर दी गई है। तो ये चाइना सिंगल चाइल्ड नॉर्म्स होने से चाइना को बहुत क्लियर हो गया है कि उसको लेबर इंटेंसिव सेक्टर छोड़ना पड़ेगा, और चाइना ने शुरुआत कर दी। आज चाइना हाई एंड मीडियम टेक्नोलॉजी सेक्टर की ओर जा रहा है, वो सर्विसेज की ओर जा रहा है, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो रही है। आज की डेट में अभी 2 साल पहले इंडिया कॉटन एक्सपोर्ट करता था, कॉटन यार्न वहां से आता था, आज रिवर्स प्लेस में है। चाइनीज कंपनी महाराष्ट्र में आके स्पिनिंग मिल लगाने की बात कर रही है, जॉइंट वेंचर की बात कर रही है, तो एक बहुत बड़ा मार्केट ओपन हो रहा है। लेकिन वो मार्केट इंडिया लेगा या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज वहां जाके लेंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बिल्कुल देखना पड़ेगा कि माहौल कौन दे पाता है। जहां तक मेक इन इंडिया का सवाल है, आई थिंक गवर्नमेंट का रोड खाली एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट का करने का है, उसके बाद बॉल एंटरप्रेन्योर्स की कोर्ट में आ जाती है। बिल्कुल सही बात। तो अगर मेक इन इंडिया नहीं सक्सेसफुल होता है, वी शुड नॉट ब्लेम द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ने एनेबलिंग एनवायरनमेंट बना दिया है तो उसके बाद सब इंडस्ट्री के ऊपर आता है, इंडस्ट्री को उसको सक्सेसफुल करना। आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अब गेम जो है आपके पाले में आ गई है, अगर सक्सेस करना है तो आपका रोल यहाँ से बढ़ जाता है। बिल्कुल, इंडस्ट्री का रोल डेफिनेटली बढ़ता है। देखिए, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, गवर्नमेंट का रोल है पॉलिसी इनेबलर्स क्रिएट करना, और दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी उन्होंने, बिल्कुल ठीक कही। अब इसमें क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब तक नहीं हो सकता जब तक कि हमारा किसान, हमारी एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूसिंग सोसाइटी है उसको हम इसके लेकिन मेक इन इंडिया के साथ लिंकेज ना करें। इसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट का चल रहा है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है। आज फूड प्रोसेसिंग सेक्टर ऐसा सेक्टर है को जिसपे कि बहुत सारे जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं, उसमें स्किल्ड भी अनस्किल्ड लोग भी उसमें काम कर सकते हैं, क्योंकि सॉर्टिंग आउट है, ये है फूड प्रोसेसिंग में काफ़ी सारे। और दूसरा इसको जो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस इन एग्रीकल्चर की बात है, इसमें हमारे कोल्ड चेन डेवलपमेंट है। कोल्ड चेन जो है हमारे इंडिया में क्योंकि बहुत कमी है, और गोडाउन्स वेयर हाउस की कमी है, क्योंकि एक साइड तो अनाज सड़ रहा होता है, आलू सड़ रहे होते हैं, कई सब्जियां सड़ रही होती हैं, दूसरी साइड यहाँ पे कीमतें इसकी बहुत ज़्यादा हैं। इसके लिए जो सबसे बड़ी ज़रूरत है हमें, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट इसमें कर रही है, कोल्ड चेन डेवलपमेंट होगी, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट होगी, और तीसरी चीज़ है जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी। क्योंकि कई ऐसी जगह है हमारे यहाँ, विलेजेस हैं, कभी आज भी करीब 60% जो जनता है विलेजेस में रहती है, और वहाँ पे जो है लास्ट माइल कनेक्टिविटी की कमी है, जिसमें कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, उससे कनेक्ट कर रहे हैं। इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर हम बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और इसमें हमें इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखते हुए हम उन चीजों को, आज की डेट में डेफिनेटली गवर्नमेंट का फोकस, इवन पावर में हम जो है 175 रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं। आप लगातार फोकस उस पर करेंगे। मालिक जी, आपका फाइनल कमेंट, आपको लगता है कि पॉलिसी के लेवल पे आपको लगता है कि, क्योंकि हम जब बात एमएसएमई की आती है तो सबसे ज्यादा एक बैकबोन के तरीके से दिखाई पड़ता है हमारी अर्थव्यवस्था में, उस पर सबसे ज्यादा जोर देने के लिए और क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हैं कि और बेहतर रिजल्ट्स निकल के आए? पहले तो मैं बताना चाहूँगा, जो क्वेश्चंस आया है एनपीए के बारे में, एनपीए एमएसएमई सेक्टर में बहुत कम है। आप लोगों को शायद पता नहीं है। नहीं, ये बात सही कह रहे हैं आप, काफ़ी कम है एनपीए, बहुत कम है। दूसरा चीज़ है, जो गवर्नमेंट का अभी का जो फोकस रहा है मेक इन इंडिया स्ट्रीम में, आपको पता है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज है हमारे, काफ़ी सारी मिनिस्ट्रीज है, सारे मिनिस्ट्री स्किल डेवलपमेंट का काम करते थे, लेकिन वो अलग अलग सब करते थे। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इंटरफेरेंस से ये हुआ कि स्किल मिनिस्ट्री क्रिएट हुआ, और स्किल मिनिस्ट्री सेक्रेटरी साहब ने, उन्होंने सारे मिनिस्ट्री को बुला के कंबाइंड एफर्ट करके एक एक्टिविटी शुरू किया गया है। इसके साथ साथ जो प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स को भी हम एक एक करके रख रहे हैं, उसको सॉल्व भी कर रहे हैं। लेकिन जब तक इंडस्ट्री एकेडमिया दोनों गवर्नमेंट का दोनों बाहें बन के साथ में खड़े नहीं होंगे, गवर्नमेंट कितना भी पॉलिसी क्रिएट करेगा, इट मे नॉट बी सक्सेसफुल। लेकिन हम जब कोई आइडिया लेके आते हैं, इट इज़ रिक्वायर्ड दैट एकेडमिया एंड इंडस्ट्री शुड कम फॉरवर्ड। एट द सेम टाइम मेरा एक कहना है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट ऑफिसर जो फील्ड में काम करते हैं, इंस्टेड ऑफ देम सिटिंग इन द ऑफिस टाइट, दे शुड गो टू द इंडस्ट्री, find out their problem and system, then they can sort it out.
बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें कह रहे हैं कि सरकार की तमाम सोच और जो कार्य योजनाएं हैं उसके साथ में कदम ताल करने की ज़रूरत है। उन तमाम स्टेक होल्डर्स को जिन सबको काम करना है, अगर वो बेहतर तरीके से कदम ताल नहीं करेंगे तो शायद जो उम्मीद के मुताबिक नतीजे जो हम सोच रहे हैं शायद वो नहीं निकलेंगे। तो जाहिर सी बात है, मेक इन इंडिया को सफल बनाने के लिए और नए आयाम और आसमान की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए हर एक स्टेक होल्डर को अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभानी होगी, तब जाके शायद जिस सोच के साथ कि 25% GDP में कंट्रीब्यूशन की जो बात या लक्ष्य रखा गया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, वो जाके 2022 तक पूरा हो पाएगा। तो फिलहाल आज चर्चा में इतना ही। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप ऑडियंस का भी बहुत शुक्रिया, अपने लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। तो जाहिर सी बात है, अगले सप्ताह किसी और विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।